चलो तो स्टार्ट कर देते हैं हम। पहला कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड। नहीं, एक बार मैं सॉल्व करवा दूं। ये है CH3C डबल बॉन्ड OH और CH2। तो यहाँ पे अगर पूरे बॉन्ड्स को आप ओपन करके देख लो तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें स्ट्रक्चर। और आपको पता है कि अगर सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो इसका मतलब सिग्मा है, और अगर कहीं डबल दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब 1 सिग्मा एंड 1 पाई। तो आप काउंटिंग अगर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो सिग्मा हो जाएंगे। और ये डबल बॉन्ड है तो इसमें एक पाई बॉन्ड भी होगा। सबको क्लियर है? अब देखो सेकंड स्ट्रक्चर है अपना, बेंजीन रिंग बनी हुई है और यहाँ पे CH3 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 अटैच है। तो इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे CH3 अटैच है, और कहाँ पे लगाया मैंने, एक इधर अटैच करा दिया और एक इधर अटैच करा दिया। ठीक है, अब इन पोजीशंस पे अटैच है तो देख लेते हैं भाई। बेंजीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन, इस तरीके से कार्बन 6 कार्बन की रिंग होती है। यहाँ पे अगर देखो तो डबल बॉन्ड है, फिर इधर डबल बॉन्ड है, फिर इधर, ऐसे लगा देते हैं डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे है C और H3 है तो H3 को वैसे ही ओपन कर लिया। यहाँ पे भी है CH3 तो ऐसे ओपन कर लिया। अब देखो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा कुछ डिसबैलेंस है तो इसको सही बनाते हैं हम लोग। ये देखो ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया इसमें कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, वैलेंसी का मतलब जितने वो बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, 4 हो गए। यहाँ पे अगर देखो इस कार्बन को तो 1 2 3, और यहाँ पे कितने हो गए, 4 5 बॉन्ड हो गए इसके, देख पा रहे हो। और यहाँ पे अगर देखो तो 1 2 3 4, 2 ये 2 4, ये ठीक है। कहाँ? अच्छा हाँ, इसीलिए इसीलिए गड़बड़ होगा। ठीक है, जो पॉइंट आपने पकड़ लिया ठीक है। अब नहीं 4 5 होंगे, अब तो 4 है। स्ट्रक्चर बन गया। अब देख लो कितने सिंगल बॉन्ड है कितने डबल। डबल तो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ यहाँ, तो 3 आपके डबल बॉन्ड है, तो 3, हाँ बेंजीन की रिंग है तो 3 डबल बॉन्ड। यहाँ पे आपका 3 पाई हो गया और 3 सिग्मा हो गया। ठीक, तो ये वाले बॉन्ड की बात हो गई, इसके इसके और इसकी बात हो गई। अब बाकी काउंट कर लेते हैं कितने सिग्मा। 1 2 3 4 5 6, ये वाले को काउंट कर चुके थे तो इसको छोड़ देते हैं। 21 आ रहे हैं टोटल। तो 3 पाई है और 21 सिग्मा है। अगर सिग्मा और पाई के नंबर का रेशियो निकालना है तो 21:3 यानी 7:1 आ जाएगा। क्लियर है? ये मैंने काउंट नहीं किया, आप लोग काउंट कर लीजिए। अब देखो, अब हम लोग देख रहे हैं POCl3 को, चौथा जो है POCl3 को अगर देखो तो POCl3 की बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से हो सकती है। फॉस्फोरस को एक्चुअली 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो अगर बॉन्डिंग इस तरीके की है तो इस तरीके की बॉन्डिंग में आपको दिखाई दे रहा है कि कितने सिग्मा कितने पाई, 1 2 3, और यहाँ पे भी एक सिग्मा होगा तो 4 तो सिग्मा हो गया,
और पाई बॉन्ड की अगर बात करो तो 1 पाई होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा। तो आपका 4:1 आ जाएगा सिग्मा और पाई के नंबर का रेशियो। नेक्स्ट आपका है कौन सा, ये वाला रह गया ना, CH3CH डबल बॉन्ड। ये मेरे ख्याल से ये तो सबका हो गया होगा, ये स्ट्रक्चर है। अब जो हाइड्रोजन होते हैं वो तो सिग्मा से अटैच होते हैं, तो आप ऐसे भी सीधे सीधे काउंट कर सकते हो। ये आपको एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है और 3 हाइड्रोजन, तो यहां तक बात हो गई 4 सिग्मा। अब इस कार्बन पे देखो तो एक हाइड्रोजन दिख रहा है और एक डबल बॉन्ड है, तो यहां तक अगर देखो तो ये हाइड्रोजन 1 और यहाँ पे एक सिग्मा, तो 2 सिग्मा, यहाँ तक बात हो गई। इस कार्बन को अगर देख लो तो इस कार्बन में क्या होगा, इस कार्बन पे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन है। अच्छा, इसके वाले सिग्मा को हमने काउंट कर लिया, तो इसको मत काउंट करो, आराम से ऐसे ही काउंट कर लेते हैं हम। 11:1 आ रहा है। अच्छा, ऐसे ही कर लेते हैं, सीधे सीधे ज़्यादा इजी है। आपके हाइड्रोजन 3 + 4 5, 5 + 3 8 हो गए। तो 8 तो तुम्हारे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन आपके सिग्मा से ही अटैच होंगे, मतलब 8 सिग्मा ये हो गए। और 1 2 3 3 बीच में बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा और आ गए। और पाई की अगर बात करो तो डबल बॉन्ड तो एक ही है, तो 1 पाई। तो आपके 11 सिग्मा एंड 1 पाई, तो 11:1। क्लियर है सबको ये बात? अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका N2O5 CCl3CHO C6H6 Cl6। चलो भाई, अभिनव क्लास में है? नहीं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना के देख लेते हैं, मतलब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और कौन सा था, ये था, और एक और कौन सा था, चलो पहले इसका बनाते हैं, इसका पहले बनाते हैं। एक N2O5 था शायद, इसका बनाते हैं। देखो, कार्बन है, इसके साथ 3 क्लोरीन अटैच है। क्लोरीन एक्चुअली मोनोवेलेंट की तरह यहाँ पे काम करता है। CHO जो ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं इसको। ये जो ग्रुप है, इसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होता है और एक यहाँ पे होता है हाइड्रोजन। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम होता है क्लोरल, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरल। अब इसमें देख लो, अब तो दिख गया ना सिग्मा कितने, पाई कितने, 1 2 3 4 5 6 6 तो हो गए सिग्मा और पाई हो गया 1, तो 6:1 आ जाएगा। नहीं, लर्न नहीं करने पड़ेंगे आपको, धीरे धीरे आ जाएंगे ये स्ट्रक्चर। ये 12th में यूज़ आता है, 11th में भी है एक जगह, 12th में यूज़ आता है। तो 12th में जब आप 12th करोगे ना तो आपको आ जाएगा ये स्ट्रक्चर बनाना, आपके लिए इजी बात हो जाएगी 12th तक। अब ये है C6H6Cl6, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या इसको बोलते हैं 666, या इसको बोलते हैं गैमेक्सीन, या एक और नाम होता है BHC भी बोलते हैं शॉर्ट में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये बेंजीन से बनता है और ये होता है पॉली हेलोजन कंपाउंड। पॉली हेलोजन का मतलब एक मॉलिक्यूल में आपके 3 या 4 से ज़्यादा अगर हेलोजन हो, हेलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर Cl6 है, तो इसलिए इसको पॉली हेलोजन भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं अपने मुद्दे की बात पे, जो अपने को करना है स्ट्रक्चर, ठीक है।
21 सिग्मा आया था। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है और क्लोरीन भी 6 है। तो लगा देते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन लगा दो। पहले कार्बन 6 बना लो सिंगल बॉन्ड से। कार्बन की वैलेंसी हमेशा 6 होनी है, मतलब उसको 4 होनी है, उसको 4 मिलने हैं। तो अब आप सारे कार्बन पे अगर एक एक हाइड्रोजन लगा देते हो, अब आपको 6 Cl भी लगाने हैं तो सारे के सारे ये इस पे अटैच हो जाएंगे एक एक। अब वैलेंसी चेक कर लो कि वैलेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, यही सिचुएशन हर जगह है। तो पूरा ये जो है इसमें कहीं पे भी पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड है। रिंग वाला स्ट्रक्चर है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। रिंग वाला स्ट्रक्चर है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है। तो अब आपको देख लो सिग्मा कितने दिख रहे हैं, तो रिंग में ही सिग्मा आपके 6 हो जाएंगे, 6 बॉन्ड है। और फिर 6 हाइड्रोजन है वो भी सिंगल बॉन्ड से, और 6 क्लोरीन है वो भी सिंगल बॉन्ड से, तो टोटल 18 सिग्मा हो जाएगा। और 0 पाई, पाई तो है ही नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग N2O5 के स्ट्रक्चर पे। N2O5 पे आते हैं, तो N2O5 का स्ट्रक्चर अगर बनाओ, एक नाइट्रोजन को बीच में प्लेस कर दें। अच्छा ऑक्साइड है, ऑक्साइड कहीं पे भी होगा ना तो डबल बॉन्ड से ही अटैच होगा। अगर एक नाइट्रोजन को बीच में कर दो तो ऐसे स्ट्रक्चर बन सकता है इसका। देख पा रहे हो सब लोग? ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए हमेशा, ये भी 2 मिल गए, इसको भी 2 मिल गए, इसको भी मिल गए 2, इसको भी मिल गया 1। ठीक है, अब देखो, अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये सही बना है गलत बना है, इसको हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या चीज़ इसमें प्रॉब्लम कर रही है। विधि बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर में? क्या प्रॉब्लम है? ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? ये वैलेंसी क्यों नहीं पूरी हो रही है? नाइट्रोजन के लास्ट में होते हैं इतने 5 होते हैं, इसको 3 का ही तो रिक्वायरमेंट है, इसको तो 1 2 3 4 मिल जा रहे हैं। है ना? और इस नाइट्रोजन को अगर देखो तो 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो यहाँ भी 2 मिल गए ऑक्सीजन को। अच्छा ये ऊपर वाले ऑक्सीजन में डबल नहीं दिखा है ना? ठीक है, अब देखो, अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर देखो तो नाइट्रोजन की जो बॉन्डिंग है वो 5 बॉन्ड बना रहा है, देख रहे हो? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है टोटल में? अगर देखो तो 5 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5। तो कहीं पे भी कोई भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है हमको कि नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंट नहीं हो सकता। पांच ये नहीं शो कर सकता, 4 तक फिर भी शो कर लेता है, 5 ये नहीं शो कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट सिग्मा पाई का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड को
हम नहीं बोल रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे किस तरीके का बॉन्ड बनता है देखो। दिख रहे हैं आपको, N2O5 का बन गया। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ सिग्मा पाई गिनना है, तो यहाँ थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोला ही नहीं जाता, मतलब कोऑर्डिनेट को हटा दिया गया है। अभी कोऑर्डिनेट को भी इक्विवेलेंट मान ले रहे हैं कोवेलेंट के मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट मत बोलो, अलग से इसका नाम मत दो। है तो ये भाई, इसमें नाइट्रोजन दे रहा है ऑक्सीजन को, तो कोऑर्डिनेट होना चाहिए, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। क्योंकि इसको 3 चाहिए, 3 तो इधर से इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, अब इस ऑक्सीजन से जुड़ने की इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर N2O5 बनना है तो जुड़ना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या करता है, अपना जो लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करता है 1 2 3 से तो बॉन्डिंग कर लेता है, 3 तो बॉन्ड बना लेगा, और 3 बॉन्ड बना लिया मतलब इसके पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन इसके ऑलरेडी थे, और इसके पास यहाँ पे हो गए इलेक्ट्रॉन और मिल गए, 3 और मिल गए, तो 8 हो गए इसके पास। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बन जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में सिग्मा पाई को थोड़ा सा, ये ऐसा सिग्मा पाई पूछा ही नहीं जाता आपसे, क्योंकि इसमें डेटिव बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आ गया। क्लियर है बात। अब देखो, और ये याद रखना है कि नाइट्रोजन पेंटावेलेंट हो नहीं सकता कभी। नाइट्रोजन अगर, नाइट्रोजन की कुछ कंडीशंस होती हैं, तो साइज छोटा है, 2D इसमें होता नहीं है, तो इसलिए नाइट्रोजन को अगर देखो तो ये 3 बॉन्ड्स बनाता है अक्सर करके, और अगर ये कहीं पे 4 बॉन्ड बना रहा है, अगर 4 बॉन्ड बना रहा है ये, तो 4 बॉन्ड की कंडीशन में होता क्या है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाना पड़ता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकला हुआ। अभी हम कह रहे थे कि इसमें लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 3 चाहिए, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, ये तो आइडियल सिचुएशन है। लेकिन अगर कहीं 4 बनाता है बॉन्ड, मतलब इसके चारों तरफ अगर 4 बॉन्ड दिखाई देते हैं, तो इस पर कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव। क्लियर है बात। और 5 तो ये बना ही नहीं सकता, तो नाइट्रोजन के लिए ये बात याद रखेंगे। एक मिनट आप लोग होल्ड करना। ठीक है, आपने ही कॉल किया था। अच्छा, अच्छा, देखो मैंने ये बताया कि नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। और अगर कहीं नाइट्रोजन के चारों तरफ आपको 4 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं कैसे भी,
तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और 5 बॉन्ड वो नहीं बना सकता कभी भी। बोलते हैं पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। कोई स्ट्रक्चर अगर ऐसा बन रहा है जहां पे नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, तो वो स्ट्रक्चर क्या है? राइट नहीं है। अब हो गए सारे सिग्मा पाई वाले। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग में ही नया एक टॉपिक है छोटा सा। पहले हम छोटे छोटे टॉपिक आपको करा रहे हैं, फिर हम मेन उस पे आएंगे आपके। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है डाइपोल मोमेंट, और उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, शॉर्ट में बोलते हैं डीएम। ठीक है, तो देखो डाइपोल मोमेंट होता क्या है। कोई भी मॉलिक्यूल है, सपोज मान लो ए बी, ये मॉलिक्यूल है, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब ये ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सपोज 2, सपोज, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मान लो 4। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पावर टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो बीच का ये इलेक्ट्रॉन है, इसको पुल करने का पावर होता है। तो अगर हम देखें तो मान लो ये 2 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है और ये 4 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे इफेक्टिवली इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, शिफ्टेड टूवर्ड्स बी, क्योंकि बी का पुलिंग पावर ज्यादा है। ये एक हमने एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल, तो बी की तरफ शिफ्ट होगा। अब जब शिफ्ट होता है ना इलेक्ट्रॉन, कभी भी शिफ्ट होगा एक से दूसरे की तरफ, तो जिससे अवे होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जिससे भी अवे हो जाएगा उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और जिसके पास जाता है, जिसके तरफ है, टूवर्ड्स है, उस पे, उस एटम पे पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया HF मॉलिक्यूल का, तो ये HF जो है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन जो होती है वो बहुत कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन से। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये वाला पेयर किसकी तरफ शिफ्ट होगा? इसकी तरफ शिफ्ट होगा। तो जिसके पास जाएगा उस पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव ऐसे बोलते हैं, और इस पे आएगा डेल पॉजिटिव। पार्शियल के लिए साइन शो किया जाता है, डेल बोलते हो या डेल्टा बोल दो या सिग्मा बोल सकते हो। तो ये पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर डेवलप हो गए, इसका मतलब हम बोलते हैं पोल्स डेवलप हो गए मॉलिक्यूल में। और जब ये पोल्स डेवलप हो जाते हैं, तो ये जो पोल्स होते हैं इसमें जो चार्जेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। चार्जेस इक्वल का क्या मतलब है? मान लो इस बॉन्ड की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो मान लो यहाँ पे 4 कूलम अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे सेम टू सेम 4 कूलम नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो सेम चार्जेस डेवलप होते हैं। तो ऐसा कोई भी सिस्टम इन विच सेम एंड अपोजिट चार्जेस। अब आप बोलोगे सेम और अपोजिट का क्या मतलब? सेम का मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, और अपोजिट का मतलब उनका नेचर अलग हो। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। तो कोई भी सिस्टम जिसमें सेम एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड
बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अब मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है एटम्स के बीच में। तो स्मॉल डिस्टेंस से अगर ये कोई सिस्टम ऐसा सेपरेटेड है तो इट इज कॉल्ड डाइपोल। ये जो पूरा सिस्टम है ये कहलाता है डाइपोल। फिजिक्स में भी पढ़ते हो आप लोग इसको, खूब पढ़ा है। अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ो। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, अगर ये स्मॉल डिस्टेंस डी से सेपरेटेड है तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम बोलेंगे डी शुड बी स्मॉल। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? डाइपोल। यहां तक की बात क्लियर है? तो मतलब ये HF मॉलिक्यूल का ये पूरा सिस्टम क्या बोला जाएगा? ये पूरा सिस्टम जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए इसको हम बोलते हैं डाइपोल। अब इसके लिए ही हम लोग निकालते हैं डाइपोल मोमेंट। इस डाइपोल के लिए एक क्वांटिटी निकाली जाती है, उसको बोला जाता है डाइपोल मोमेंट। तो देखते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें तो इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट एक स्पेशल साइंटिस्ट के नेम पे है, डिबाई। डी से डिनोट करते हैं। और ये एक, हाँ जी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। अब इसका जो डायरेक्शन है ना वो कैसे देखते हैं हम लोग? अगर हमें डायरेक्शन देखना है तो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से आपका नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, या दूसरी बात आप कह सकते हो डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगा डायरेक्शन। ऐसे भी आप पहचान सकते हो। या तीसरा डायरेक्शन देखने का तरीका है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उधर से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी तरफ। जैसे ये HF, हाँ नहीं, डाइपोल मोमेंट तो पूरा इसके दोनों चार्जेस के कारण क्रिएट होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन की अगर बात करो, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी देखना पड़ता है। तो इस अगर HF में देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H की लेस होती है, लेसर देन फ्लोरीन। तो मैंने बताया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उससे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी तरफ होता है। इसको शो ऐसे करते हैं, एक एरो बनाएंगे ऐसे और ऐसे, ठीक है? ये डायरेक्शन शो करने का तरीका। अब ये बात हो गई डायरेक्शन की, वेक्टर क्वांटिटी है और चार्जेस की बात हो गई। यूनिट हो गया डिबाई, म्यू से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अगर कैलकुलेट करना हो, वैसे कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आते, बट अगर कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट करने के लिए म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी। चार्ज जो भी है उसका मैग्नीट्यूड लेना है आपको, प्लस माइनस नहीं लेना है। और ये डिस्टेंस लेना है उनके बीच का, तो आपका म्यू कैलकुलेट हो जाएगा। अब चार्ज के लिए वैसे तो हम लोग कौन सी यूनिट लेते हैं? कूलम्स यूज करते हैं ना। यहाँ पे हम लोग कूलम्स यूनिट नहीं, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU यूज करेंगे।
और यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट हम लोग सेंटीमीटर लेंगे। ESU यूनिट यूज करते हुए, सेंटीमीटर यूनिट यूज करते हुए अगर हम म्यू का फॉर्मूला देखें तो Q इन ESU लेना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU का फुल। ये Q लेना है आपको ESU यूनिट में और डिस्टेंस लेना है सेंटीमीटर में, और इसको डिवाइड करना है आपको 10⁻⁻18 से। तब आपका जो आंसर आता है वो डिबाई में आता है और इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्लियर हुई बात? इन जनरली कैलकुलेशन का क्वेश्चन बनता नहीं है, बट अगर आ जाए तो अभी आपको कैलकुलेशन भी दिखा देंगे कैसे करना। आपको केवल कंपैरेटिव पूछा जाता है, किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका ज़ीरो होगा, किसका नॉन ज़ीरो होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई डाइपोल मोमेंट की कि इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। और अगर डाइपोल मोमेंट एब्सेंट है, मतलब ज़ीरो है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इतनी बात सबको क्लियर है? अब देखो, जीरो नॉन जीरो ये सब चीजें हम देखेंगे कैसे, कैसे हमें पता लगेगा? इसके लिए देखो, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमको पता लग गई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर की बात पता लग गई। अब डाइपोल मोमेंट को अगर हम देखें तो इसमें हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री पढ़ेंगे अभी आगे। ये जो ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे, मतलब मॉलिक्यूल में एटम्स एक दूसरे से कैसे अटैच है, ये जो ज्योमेट्री हम पढ़ने वाले हैं, इसमें ज्योमेट्री के अंदर बात की जाती है कि मॉलिक्यूल्स कैसे अटैच हैं। जैसे मान लो ये CH4 है मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये CH4 के स्ट्रक्चर में ये जो H बॉन्ड है ये किस तरीके से एक दूसरे से अटैच है, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री में दो तरीके के बॉन्ड पेयर्स, दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम देखते हैं। वो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं देखो, एक होता है BP और एक होता है LP। अभी हम लोग जब फॉर्मल चार्ज पढ़ रहे थे तो BP LP की बात करी थी हमने। BP को बोलते हैं बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, LP को बोलते हैं लोन पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अलग पड़ा हुआ है। एलोन से वर्ड आया लोन पेयर, ठीक है। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो तो इसकी ज्योमेट्री डिसाइड होती है कि किसी के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। इस दोनों के, इन दोनों के काउंट से ज्योमेट्री को हम डिसाइड करते हैं। और एक चीज आती है मॉलिक्यूल का शेप।
जब हमारे पास शेप की बात की जाती है तब हम लोन पेयर को ध्यान नहीं रखते हैं, हम केवल ध्यान रखते हैं बॉन्ड पेयर को। ये डिसाइड करता है कि शेप कैसा होगा। दो वर्ड यूज किए जाते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, एक को बोलते हैं शेप, एक को बोलते हैं ज्योमेट्री। कई बार ऐसा होता है कि किसी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वही शेप होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि शेप और ज्योमेट्री अलग अलग आते हैं। तो ये एक अच्छी सी थ्योरी है, VSEPR थ्योरी, उसको भी साथ साथ में इंट्रोड्यूस करेंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा ये एक बैकग्राउंड बता रहे हैं पहले। तो अब शेप की अगर बात करें तो हमने बताया कि BP और LP पे डिपेंड करेगा। अब BP और LP से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उससे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कैलकुलेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं Z कैलकुलेट किया जाता है पहले। अगर आपको किसी की ज्योमेट्री चाहिए, अगर आपको किसी का शेप चाहिए, तो उससे Z कैलकुलेट किया जाता है, और Z के कैलकुलेशन से हम लोग बताते हैं कि उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसका शेप क्या है। उसमें अगर हमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर ये सब पता लग जाए तो हम शेप, ज्योमेट्री ये सब चीज़ें बता सकते हैं। ठीक, अब देखो एक और बात इसके पहले ही बता देते हैं आपको। कुछ ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की ऐसी होती हैं जिनको रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं, या जिनको हम लोग बोलते हैं कि सिमेट्रिकल होता है ज्योमेट्री, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें रेगुलर कौन कौन सी बनती है उसको हम लोग पहले याद रखेंगे, तब हम लोग आगे की बात कर पाएंगे कौन कौन सी रेगुलर बनती है। एक को हम बोलते हैं लीनियर, एक को हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। अभी समझाती हूँ एक एक करके क्या है। एक है लीनियर, दूसरा है ट्राइगोनल प्लेनर, चौथा है टेट्राहेड्रल, फिर है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाँ जी, हाँ हाँ सब बनेगा अभी तो। ऑक्टाहेड्रल, और एक होती है रेगुलर ज्योमेट्री जिसको हम बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये वाली में थोड़ा सा चेंज आता है। बाकी ये जो सारी ज्योमेट्री हैं जो मैंने बताई, कौन कौन सी, पहले नेम याद रखेंगे। इसका सब हम लोग पूरा PM का मतलब पोस्टमार्टम करने वाले हैं, कैसे शेप आया, कैसे क्या हुआ। पहले एक मोटी मोटी बात याद रखते हैं। लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, इन सब का बहुत काम आने वाला। ये जो ज्योमेट्रीज हैं इसमें क्या होता है कि इसमें डाइपोल मोमेंट 0 आता है। मतलब अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बता दिया गया कि ये ज्योमेट्री है, तो आप क्या बोलोगे कि उसका डाइपोल मोमेंट 0 है। लेकिन एक कंडीशन है इसके साथ साथ। कंडीशन क्या है ये याद रखनी है। अगर ज्योमेट्री ये है तो डाइपोल मोमेंट 0 होना है। कब? जब नो लोन पेयर इज प्रेजेंट। लोन पेयर नहीं होना चाहिए उस मॉलिक्यूल में। अगर लोन पेयर हुआ तो वो गड़बड़ करेगा, वो ज्योमेट्री को चेंज कर सकता है, तो डाइपोल मोमेंट उसमें आ सकता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो, अब पहले थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि लीनियर का क्या मतलब है और इन सब का मतलब क्या है, थोड़ा सा ऐसे शेप से समझते हैं। मैंने एक मॉडल के लिए बोला था सर को, ऑर्डर तो किया, आ नहीं पाया। आज मैं मार्केट भी गई थी, वो आते हैं ना बच्चों के प्ले डो जो आते हैं, उसके लिए, ताकि आपको उससे एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैं ऐसे आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री शेप बताती हूँ इस तरीके से। देखो,
एक एक की बात करते हैं। लीनियर का क्या मतलब है, जेड कैलकुलेशन तो बाद में करेंगे, अभी करके बताते हैं। विधि आप लोग को तो क्लियर होगा ना कौन सी ज्योमेट्री कैसी होती है। और कौन है 12th वाले बच्चे? आज विकास है क्लास में, नहीं आया ना। लीनियर का देखो क्या मतलब है, आपको ऐसा दिखाई दे एक सेंट्रल एटम है यहाँ पे और दूसरे एटम्स ऐसे दिखे आप, ये लीनियर हो गया। दूसरी अगर बात करो आप, तो दूसरी ज्योमेट्री बताई थी मैंने TBP, इसको बोलते हैं ट्राई गोनल प्लेनर। इसमें क्या होगा, इसमें देखो ऐसे एक प्लेन में, कोई एक प्लेन है, इस प्लेन में 3 होंगे आपके एटम्स और इस तरीके से अटैच होंगे। इनके लीनियर की अगर बात करो तो इसमें 180 डिग्री का एंगल होगा। अगर TBP की बात करो तो 120 का एंगल होगा। एक दूसरे के बीच में ये 120 दिख नहीं रहा है पर होगा, ये 120 का एंगल होगा। अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल। अच्छा, इसके साथ प्लेनर लिखा हुआ है, मतलब ये जो तीनों बॉन्ड है ये एक प्लेन में होंगे। इसके बाद ज्योमेट्री आती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके से, ये पेपर पे दिखा रहे हैं, अभी आपको बताते हैं कैसे। अच्छा देखो, ज्योमेट्री सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा मॉलिक्यूल कैसा दिखता है। लीनियर अगर है तो यहाँ पे होगा CM, सेंट्रल मेटल होगी, सेंट्रल एटम बोल देते हैं, मेटल नहीं। सेंट्रल एटम होगा Ca, यहाँ पे Ca होगा, यहाँ पे Ca होगा सेंट्रल एटम, और यहाँ पे आपके एटम्स अटैच होंगे साइड वाले। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं, एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, CO2। CO2 को हम बोलते हैं लीनियर है, तो CO2 का ना स्ट्रक्चर इस तरीके से हम दिखाते हैं, बोलते हैं ये जो CO2 है ये लीनियर स्ट्रक्चर है। और लीनियर स्ट्रक्चर एक रेगुलर स्ट्रक्चर है, रेगुलर ज्योमेट्री है, और इसमें कार्बन पे लोन पेयर भी नहीं होता। कार्बन पे लोन पेयर क्यों नहीं है, देखो कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 2 4 होता है, तो इसका मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इधर ऑक्सीजन से 2 बना लिया इसने, इधर ऑक्सीजन से 2 बना लिया, अपने चारों को यूज़ कर लिया इसने बॉन्ड बनाने में। तो इसके पास Lp है क्या, लोन पेयर तो बचे नहीं, लोन पेयर इसके पास 0 है। और ज्योमेट्री इसका जो शेप आ रहा है वो किस तरीके का आ रहा है, लीनियर आ रहा है। तो अगर लीनियर शेप है, ये कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ, अभी शेप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अलग से बताएंगे। ये आपको बता रही हूँ कि ये आपको मैंने अभी बता दिया कि ये लीनियर शेप का है और Lp इसके ऊपर 0 है। और लीनियर शेप को मैंने रखा है किस कैटेगरी में, रेगुलर ज्योमेट्री में या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में। तो जब भी Lp है नहीं मॉलिक्यूल पे और ज्योमेट्री आ रही है इनमें से 5 कोई, तो डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0। क्लियर है बात इतनी। अब देखो डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 हुआ कैसे, ये देख लेते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे भी नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया, तो एक डाइपोल यहाँ पे बनेगा और दूसरा डाइपोल यहाँ पे बनेगा। देख पा रहे हो आप लोग, एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में और दूसरा डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। और इन दोनों डाइपोल मोमेंट को अगर हम देखें तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो दोनों जो डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी सेम, उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो मतलब मान लो अगर म्यू यहाँ पे आ रहा है
तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन वाला भी, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, दोनों सेम आएंगे। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब दो सेम आ रहे हैं तो लीनियर मॉलिक्यूल को अगर हम ध्यान से देखें, इस पे पॉजिटिव था इस पे निगेटिव था, तो एक डाइपोल इधर बन गया, पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो एक डाइपोल इधर बन गया। ये मान लो म्यू बना है तो ये भी म्यू होगा डेफिनेटली, क्योंकि एटम सेम है, डिस्टेंस सेम होगा बीच का, और चार्ज भी सेम डेवलप होगा, क्योंकि पुलिंग पावर भी सेम है। यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन। इतनी बात सबको क्लियर है? हाँ, ओ के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर सेम है, और आपने अगर वेक्टर पढ़ा हो तो आपको पता है, या अगर नहीं पढ़ा है तो बता देती हूँ, दो वेक्टर्स हैं अगर, और उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकलता है इस फॉर्मूला से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड लेते हैं, प्लस 2a बी कॉस थीटा, ऐसे निकालते हैं ना। ठीक है, अब ये दो डाइपोल मोमेंट है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो एक वेक्टर इधर हो गया ये, और दूसरा वेक्टर ये हो गया। दोनों वेक्टर के बीच का अगर एंगल देखो तो 180 डिग्री का है, क्योंकि हम मॉलिक्यूल को बोल रहे हैं लीनियर, पहले से कंडीशन पता है हमें। तो अगर एंगल 180 का है तो यहाँ पे जब रिजल्टेंट निकालोगे तुम, ये म्यू का स्क्वायर रखोगे, ये म्यू का स्क्वायर रखोगे, और ये 2 म्यू इंटू म्यू इंटू कॉस 180 रखोगे जब। ठीक है, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, ये हो गया टोटल 2 म्यू स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 2 म्यू स्क्वायर, और कॉस 180 की वैल्यू -1 आती है शायद। तो अगर देखो तो यहाँ आ गया 2 म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर आ गया, तो ये पूरा 0 आ जाएगा वैल्यू रिजल्टेंट। मतलब दो अगर इक्वल वेक्टर 180 के एंगल पे लगे होते हैं, ये फिजिक्स है बट आप याद रखोगे थोड़ा सा, कि दो इक्वल वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल लगे हुए हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 पे है, तो उनका नेट जो वेक्टर आता है वो 0 आता है। तो यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट इधर एक इधर, दोनों इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन में, तो म्यू नेट क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है बात? अब म्यू नेट अगर 0 आ रहा है तो म्यू नेट कभी भी मॉलिक्यूल में, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसमें डाइपोल मोमेंट था नहीं, ये एक डाइपोल बना था तो यहाँ पे भी था, ये एक बना था तो यहाँ पे भी था, लेकिन टोटल जब हमने देखा तो म्यू नेट आ गया 0, और जब 0 आता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर हुई बात? अब देखो, अब दूसरी ज्योमेट्री की बात करते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर देखो कैसी होती है, एक सेंट्रल एटम यहाँ पे होगा और 3 ऐसे अटैच होंगे एक प्लेन में। कैसे? मेरा वीडियो तो दिख रहा है ना? एक ये पेपर है आपका, ट्रायंगुलर पेपर देख पा रहे हो सब लोग? ठीक है, अब ये ट्रायंगुलर पेपर है मेरा, इसमें साइड्स थोड़े से अलग बन गए हैं। आपको साइड्स कैसे लेने हैं, ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए जिसके साइड्स सेम हो सारे तीनों। ठीक, अब इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, बीच में हम मानते हैं कि सेंट्रल एटम है। इसी को लेने के लिए मैं आज आपका दिखाने के लिए प्लेडो लेने गई थी और मेरे को मिला नहीं। अगर कल मिल जाएगा तो मैं जा करके आपको दिखा दूंगी शेप, वैसे अभी समझा देते हैं। देखो ये यहाँ पे बीच में एक ब्लू कलर का डॉट दिखाई दे रहा है आपको, बड़ा सा, इसको आप मान लो सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम मान लो। ठीक, सेंट्रल एटम मानते हुए आप इस ट्रायंगल को ऐसे कर दो एक प्लेन में। अब मान लो आप ये सेंट्रल एटम यहाँ पे लगा हुआ है बीच में बिल्कुल,
और इसके इस कॉर्नर पे तीनों कॉर्नर पे एक एक एटम प्लेस कर दो जो सेम प्लेन में हो। अब ये स्ट्रक्चर देखो आप ध्यान से, दिख रहा है? मेरे को लग रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा डार्क बना दे। एक मिनट, लाइंस थोड़ी डार्क बना देते हैं। ये एक्चुअली प्लेडो से बहुत अच्छा एक्सप्लेन हो जाता है। अगर इसको देखो, स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो सब लोग? 3 लाइंस बनाई है मैंने, ठीक है? तो मतलब आपको प्लेन में कैसे रखना है, एक हो गया यहाँ पे बीच में सेंट्रल एटम रख दिया आपने, और इक्वल साइड्स हैं ट्रायंगल की, और यहाँ पे एक कॉर्नर पे एक एटम, दूसरे कॉर्नर पे दूसरा एटम, और तीसरे कॉर्नर पे तीसरा एटम। इस तरीके से प्लेसिंग होती है। तो जो ज्योमेट्री बनती है ना, वो कौन सी बनती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रायंगल बन गया है। अगर इनको सबको आप ज्वाइन कर दो तो ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है? और प्लेनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जितने बॉन्ड बन रहे हैं, तीनों जो बॉन्ड हैं वो क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। तो क्लियर हुई ट्राइगोनल प्लेनर क्या है? ऐसे करके मैं आपको दिखा रही हूँ, बट होता है ऐसे। तो अगर हम बात करें, हाँ जी बोलिए। नहीं नहीं, टेबल नहीं, मॉडल हो तो दे सकते हो, टेबल वेबल तो नहीं। हाँ, टेबल तो बहुत सारी हैं, किताबों में है, नेट पे, वो तो मैं आपको दिखा दूंगी। तो ट्रायंगुलर प्लेनर की बात हम कर रहे हैं, तो कैसी ज्योमेट्री हो गई? इस तरीके की हो गई, ठीक है भाई? इसको ज्वाइन कर रहे हो तो एक ट्रायंगल बनेगा, और इसलिए हम इसको ट्राइगोनल। और प्लेनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो तीनों बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये बॉन्ड पेयर है अपने, ये बीपी है। ये बीपी तीनों क्या है? एक ही प्लेन में होते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर? अच्छा, इस ज्योमेट्री को भी हम बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। तो रेगुलर अगर ज्योमेट्री है और अगर लोन पेयर नहीं है, तो अगर एलपी एब्सेंट है, तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। अब इसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं। कैसे? देखो, इसका एग्जाम्पल होता है BF3। BF3 को देखते हैं। देखो, बोरॉन के लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, और फ्लोरीन के लास्ट में होते हैं 7। तो फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है बोरॉन से, ऐसे। ठीक है? अब इसको हमने बोल दिया कि ये होता है, इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। अभी हमने ज्योमेट्री निकालना सीखा नहीं है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये इसकी ये है, इसकी ये। तो इसकी है ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब क्या है? ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो ऐसे ही अटैच हैं जो आपको अभी ज्योमेट्री बताई। अब देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। आपको पहले से बताया हुआ 3rd चैप्टर में कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब इस पर डेल नेगेटिव आएगा। अगर इस केवल इन दोनों को देखो तो इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव क्रिएट होगा। एक बार अगर इन दोनों को देखो तो इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल नेगेटिव। एक बार इन दोनों को देखो तो इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल नेगेटिव। इतनी बात सबको क्लियर है? तो मॉलिक्यूल में 3 डाइपोल दिख सकते हैं। कौन कौन से? एक का डायरेक्शन ये होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दूसरे का डायरेक्शन ये होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और तीसरे का डायरेक्शन ये होगा। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें कि बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे और उसने 3 बॉन्ड बना लिए,
तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन को उसने 3 बॉन्ड पेयर में यूज कर दिया तो लोन पेयर है क्या उसके पास? इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे उसके पास, तो है ही नहीं लोन पेयर। तो लोन पेयर उसके पास जीरो है। तो लोन पेयर जीरो है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये आना था कैसा? डाइपोल मोमेंट जीरो। म्यू नेट क्या आना है? जीरो। नेट जीरो आना है। अब जीरो कैसे आएगा देखते हैं। देखो, अब 3 डाइपोल आ गए। अगर बी एफ बी एफ बी एफ तीनों जो हैं, ये भी बी और एफ के बीच में बन रहा है, ये भी बी और एफ के बीच में बन रहा है, तो मतलब डिस्टेंस तो सेम ही होगा। डिस्टेंस कैसे लिया जाता है? देखो, अगर ये बोरॉन एटम है सपोज, तो इसका रेडियस होगा, और ये फ्लोरीन एटम है तो इसका रेडियस होगा। इनके ये जो आपका न्यूक्लियस है उसके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं, ये डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे भी बोरॉन और फ्लोरीन है, यहाँ इस डाइपोल में भी यही है, इस डाइपोल में भी यही है, यानी सारे डाइपोल के लिए डिस्टेंस भी सेम है। अब चार्ज अगर देखो तो इसकी खींचने की पावर, इसकी खींचने की पावर बाई फ्लोरीन की एक है, और मान लो इसकी वैल्यू सपोज मान लो 1 है, इसकी वैल्यू मान लो 4 है। तो इसमें डिफरेंस आपका अगर देखो तो ये 4 से खींच रहा है, ये 1 से खींच रहा है। यहाँ पे भी देखो तो सेम ही बात है, ये 1 से खींच रहा है, ये 4 से खींच रहा है, ये 1 से, ये 4 से। मतलब चार्ज भी जो डेवलप होगा वो इसी के कारण होता है। तो चार्ज भी डेवलप जो होगा वो सेम टू सेम होगा तीनों केसेस में। इतनी बात क्लियर है? तो क्यू भी सेम होगा तीनों केसेस में, डिस्टेंस भी सेम है तीनों केसेस में, तीनों डाइपोल में। मतलब डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं क्यू इंटू डी से, वो भी सेम आएगी तीन। मतलब 3 वेक्टर्स हैं और ऐसे अटैच हैं। कैसे कैसे देखो, एक म्यू ऐसे अटैच है, दूसरा म्यू ऐसे अटैच है, और तीसरा म्यू ऐसे अटैच है, और तीनों के बीच 120 का एंगल है। देखो, जब भी वेक्टर इस तरीके से अटैच होते हैं तो होता क्या है? 120 डिग्री के एंगल पे जब वेक्टर अटैच होता है ना, दो वेक्टर, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है, दो वेक्टर को लेते हैं पहले, मान लो ये वाला ले लिया और ये वाला, 2 वेक्टर्स हैं, इक्वल हैं, और 120 पे अगर अटैच है, तो यहाँ पे आप रिजल्टेंट निकालते हो ना, तो इसका रिजल्टेंट आई थिंक आता है, जो भी रिजल्टेंट आए, जो वैल्यू आती है वो आपकी आएगी इसके और इसके बीच में आएगी, इस तरीके से। ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं। चलो आर निकालते हैं, एक बार थोड़ी सी फिजिक्स कर लेते हैं। सबको क्लियर हो रही है चीजें? एक बार ये म्यू है, दूसरा भी म्यू है, सेम ही है। कॉस 120 की वैल्यू किसी को मालूम है? कॉस 120 की वैल्यू शायद होती है आई थिंक, पता नहीं, -12 होती है शायद। हाँ, मुझे भी अभी याद नहीं है, मैथ्स तो गायब ही हो गई है मेरी। 2 म्यू स्क्वायर आ रहा था और यहाँ -12 है, तो ये आपका 2 कट जाएगा और -u स्क्वायर आ जाएगा, म्यू स्क्वायर नॉट यू स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया आपका क्या, म्यू स्क्वायर, और इसका रूट करोगे तो म्यू आएगा रिजल्टेंट। मतलब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट यहाँ पे जो बीच में लगेगा वो म्यू आएगा। क्लियर? अब देखो, इस 2 वेक्टर को जब आप देख रहे थे तो एक दूसरा वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लगा हुआ है, वो भी म्यू है, ये वाला। यहाँ पे भी तो एक म्यू अटैच है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आर लग रहा है, और वो आर है म्यू, और एक ऊपर की तरफ भी म्यू है। तो अगर इसको और इसको भूल जाओ क्योंकि यहाँ रिजल्टेंट लग रहा है, तो ये रिजल्टेंट को अगर याद रखो और इसको याद रखो, तो ये दोनों म्यू हो गए, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है। 180 की डायरेक्शन देख पा रहे हो?
और अभी अभी हमने प्रूव किया था कि अगर इक्वल वेक्टर हैं और 180 पे हैं तो उनका म्यू नेट क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आ रहा था वो तीसरे के साथ कंबाइन करके 0 बना रहा था। तो यहाँ पे पूरी कंडीशन इसी तरीके से बनेगी। देखो कैसे, मॉलिक्यूल को फिर से अलग से बना देते हैं। एक वेक्टर ये, एक ये, ठीक। अब अलग अलग कलर से बनाते हैं। इसका रिजल्टेंट यहाँ पे, इसका रिजल्टेंट यहाँ पे, ये म्यू है तो ये भी म्यू होगा, इसका रिजल्टेंट भी म्यू होगा। ये इसको कैंसिल करेगा, 180 पे है, देख पा रहे हो? क्लियर? अब देखो, अगर इन दोनों को देखो, इसको देखो, तो ये भी तो 120 पे है, तो इसका रिजल्टेंट यहां पे ऐसे, सबके ओवरऑल में 0। इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पे, ये इसके अपोजिट में बिल्कुल 180 पे, देख पा रहे हो? एक ऐसे, एक ऐसे, इसके अपोजिट, तो ये भी कैंसिल करेगा, इधर वाला इसको कैंसिल कर देगा। और अगर इन दोनों को देखो, ऐसे ऐसे देख रहा, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ पे लगेगा, बीच में लगेगा, यहाँ पे। इसको कैंसिल करने के लिए ये बैठा हुआ है, ये इसको कैंसिल। मतलब ओवरऑल में क्या देखा हमने कि दो का जो रिजल्टेंट था ना, वो तीसरे वाले को, दो का रिजल्टेंट तीसरे वाले को अपने आप कैंसिल कर दे रहा है। फिर ये दो का रिजल्टेंट यहाँ पे लगेगा, ये तीसरे को अपने आप कैंसिल। फिर इन दो का रिजल्टेंट यहाँ पे लगेगा, ये तीसरे को अपने आप कैंसिल। तो मतलब टोटल में म्यू नेट क्या आ जाएगा, 0। क्लियर हुई बात? अब एक ज्योमेट्री और समझा देते हैं, उसके बाद आपको अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो अपनी ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या होती है? देखो, जो भी एटम्स अटैच होंगे वो इस तरीके से अटैच होंगे कि अगर उनको आप ज्वाइन करो तो एक टेट्राहेड्रन बनेगा। मैथ्स में पढ़ा होगा आपने टेट्राहेड्रन, सुना है? और वहां पे बॉन्ड्स के बीच में 120 एंगल था, यहाँ पे बॉन्ड्स के बीच में होता है 109 डिग्री। अच्छा, मैथ्स में नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है? ओके, तुम लोग पढ़ चुके भाई 3D 12th क्लास? थ्री डी पढ़ चुके हैं आप? तो वैसे भी पहले से केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। अब 1 मिनट होल्ड करना तो मैं बताऊं। ट्वेल्थ वाले बच्चे, शेप समझा रही हूँ, अगर आपको समझ आता है तो आप लीव कर सकते हैं, मतलब आगे नहीं बताने वाली हूँ कुछ। और अगर देखना है तो, है ना, क्योंकि शेप आपको अगर आता है समझ, 11th वालों के लिए भी नई चीज़ है तो इनको थोड़ा सा ज़रूरी है। देखो, टेट्राहेड्रल मैं बना रही हूँ आपको, देखना। पेन दिखाई दे रहा है सबको? देखो, मैंने क्या किया मैंने एक ऐसे एक पेन ले लिया, एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, और एक ये पीछे की तरफ लगाया मैंने। जैसे आपको आगे की तरफ दिख रहा है ना, वैसे ही एक पीछे की तरफ। ऐसे ऐसी कुछ ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल।
इसमें जो भी दो बॉन्ड मतलब बीच में जहां पे मैंने हाथ से क्लिप किया अपने, देख पा रहे हो सब लोग, ठीक है, जहां पे मैंने क्लब किया हुआ इनको, वहां पे आपका सेंट्रल एटम होगा मेरे यहाँ पे, ठीक है। और इधर पे एक बॉन्ड पेयर, यहाँ पे एक एटम अटैच होगा, एक यहाँ पे अटैच होगा, एक यहाँ पे पीछे की तरफ और एक ही आगे की तरफ। ऐसे ये ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। इसमें क्या होता है, दो बॉन्ड पेयर के बीच में 109 एंगल होता है। कोई भी दो ले लो, ये दो ले लो, ये दो ले लो, दूसरे पीछे वाले से ले लो या इधर अगल बगल से ले लो, जब आप बॉन्ड एंगल देखोगे तो इसको बोलते हैं हम लोग 109 डिग्री। ये भी एक रेगुलर ज्योमेट्री है और इसमें भी जब डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बिकम 0, ठीक है। अब आप होल्ड किए रहना, एक आपको पिक्चर दिखा देती हूँ और उसकी, हाँ वो दिखा देती हूँ।